तो दोस्तों नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ये रेडियो इंडिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा एक स्पेशल एपिसोड ओशो के फूल, ये हम लगातार इसको शुरू किए हुए हैं और तमाम ऐसे लोग जो ओशो के सन्यासी हैं और ओशो के साथ रहे हैं या ओशो के बाद भी जो सन्यास में रहे हैं और उन्होंने ध्यान से क्या कुछ पाया है, क्या कुछ उनके अंदर परिवर्तन हुए हैं और उनसे क्या कुछ सीखने की चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के हम लगातार ओशो सन्यासियों से बातचीत करते रहते हैं। हमारे साथ स्वामी जितेंद्र भारती जी हैं, मुंबई से हैं और बहुत ही एक तरीके से कह लें कि ध्यानी व्यक्तित्व हैं और ओशो के समय से दीक्षित हैं। और ओशो जब थे अपने शरीर में, ओशो के कार्यक्रमों को सजाने में आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ओशो के कार्यक्रमों की स्टेज सजाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। हालांकि मैं अपने शब्दों में कहूँगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, मैं सीधे स्वामी जी के पास चलता हूँ और सीधे इनके अनुभवों को जानते हैं और कुछ दिशा निर्देशन भी प्राप्त करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूँ कि संक्षिप्त में जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, उनको आप ये बताएं कि कैसे आपका ओशो के सानिध्य में आना हुआ और ओशो को एक्चुअली में कैसे समझें। कि ओशो ने इतनी सिंपल लैंग्वेज में इतनी ऐसी चीज़ बता दी है कि जो लोग जिसको गूढ़ ज्ञान बोलते थे वो ओशो ने बहुत सामान्य कर दिया। हर एक सामान्य आदमी समझ सकता है ओशो की भाषा, उसमें मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरा नाम स्वामी जितेंद्र भारती है, जो ओशो ने दिया हुआ है जी। मेरा ओरिजिनल जितेंद्र भूता है। मैं बॉम्बे में रहता हूँ और ओशो से मैंने संन्यास 1973 में लिया और बस ओशो मिल गया, पूरा जीवन चेंज हो गया। चाहता हूँ जो शुरुआती दिन रहा था आपका ओशो भगवान रजनीश से जुड़ने का, वो अनुभव कैसा रहा था? और आज के समय में भी आप पूरे भारत में जगह जगह पर ध्यान शिविर करते हैं, तो क्या अनुभव आपका कहता है कि पहले से अब क्या कुछ बदला है, क्या कुछ हमने प्राप्त किया है? बस ओशो के समय तो आखिर पूरा बात ही अलग थी। एक एनर्जी फील्ड था जिसमें हम लोग जीते थे और जिसकी एक हवा, एक मज़ा अलग होती है जीवंत गुरु के पास। तो हम लोग नसीबदार है कि ओशो भी मिले, कृष्णमूर्ति भी मिले और ओशो ने काफ़ी लोगों के ऊपर बताया कि जिसमें गुरजेफ था, कि जिसकी मेथड पूरी मैथमेटिकल है, लॉजिकल है। और आई एम बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, मुझे उसमें बहुत मज़ा आया, इसलिए मैंने ऊपर काफ़ी स्टडी किया उसके ऊपर। और अभी जो मैं शिविर ले रहा हूँ वो ओशो और गुरजेफ दोनों को साथ करके एक अलग टाइप का सिस्टम, क्योंकि गुरजेफ अकेला गुरजेफ लोग सुनते हैं लेकिन वो लोग को उतना मज़ा नहीं आता है, क्योंकि ओशो के थ्रू कोई भी व्यक्ति को सुनना समझना एक बड़ा अलग चीज़ है जी। और ओशो ने अपने हिसाब से गुरजेफ को जो समझाया है वो पकड़ के मैं लोगों को गुरजेफ के सिस्टम से समझाता हूँ। और उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें है कि कई ओशो सन्यासी कई जगह रुक गए, ऐसा मुझे लगता है, ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। तो वो लोग को काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कि कहाँ कहाँ क्यों रुके हुए हैं। फिर दोनों की साधना पद्धति अलग है और कई अलग अलग लोगों को अलग अलग साधना पद्धति सूट होता है। लेकिन लोगों ने ओशो का क्या है कि वो इतना मल्टी डायमेंशनल है और इसने इतनी अलग अलग बात, अगर कोई कहे तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, लेकिन कृष्णमूर्ति और गुरजेफ में ऐसा नहीं है। वो लोग की लाइन बहुत सीधी सरल है और उसमें जो लोग ने बताया है वो सिंगल डायमेंशनल है, इसलिए इंडिविजुअल लोग को समझने के लिए बड़ा आसान होता है। कि जो ध्यान करने वाले सन्यासी है वो कहाँ रुक जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि अब इसके आगे हमें कैसे जंप करना है या इसको कैसे ओवरकम करना है। आज कोई पण व्यक्ति ध्यान करता है तो उसमें एक समझ आ जाती है और वो समझ आने के बाद कई चीज़ ऐसी होती है कि दूसरे को समझाने पड़ती है। जैसे कि व्यक्ति अगर ध्यान करेगा, ओशो को पढ़ेगा, दोनों साथ में करेगा, तो वो व्यक्ति को वहाँ तक समझ में आ जाएगी कि मैं एक जगह पे आके रुका हुआ हूँ। अभी वो कहाँ पे रुका हुआ है कई बार क्लियर नहीं होता है उनको या वो सन्यासी को, वो व्यक्ति को।
इसके लिए गुरजेफ थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसने काफ़ी चीज़ साइंटिफिकली बताई है। तो उसमें एक चीज़ आ जाती है कि हम लोग कहाँ रुक जाते हैं, कहाँ अटक जाते हैं, फिर ध्यान लगा के नहीं लगा, किसको लगा, कितना लगा, वो सब गुरजेफ की सिस्टम जो साइंटिफिक है इसकी वजह से पूरा पता चलता है। तो जैसा आप बोलते हैं कि भाई कोई व्यक्ति साधना के एक जगह के आप पे रुक जाता है, तो गुरजेफ का कहना ऐसा है कि वो व्यक्ति में काफ़ी अलग अलग आई है, मीन्स अलग अलग व्यक्तित्व है, खाली व्यक्तित्व नहीं व्यक्ति भी है, और उनकी लाइफ में जो पहले हुआ, पीछे हुआ, अभी हो रहा है, इसकी वजह से काफ़ी नया नया व्यक्ति अंदर उत्पन्न होता है। तो वो जो व्यक्ति अलग अलग है वो हिसाब से उसका बिहेवियर अलग अलग हो जाता है, और अलग अलग बिहेवियर की वजह से वो कन्फ्यूज़न में जीता है, और जब तक कन्फ्यूज़न है वहाँ तक आगे ध्यान में जाना मुश्किल होता है। इसलिए ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आदमी को सबसे पहले सिंगल इंडिविजुअल आई, एक एकाकी व्यक्ति बनना पड़ेगा जी। जिसमें समझो एक छोटा बच्चा है, वो सिंगल इंडिविजुअल आई है, अभी तक उसको उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है। जी। जैसे जैसे प्रभाव आएगा उसमें भी अलग अलग व्यक्ति जन्म लेंगे, और वो भी एक क्लस्टर ऑफ मैनी आइज, एक क्लस्टर ऑफ अलग अलग आदमी का व्यक्तित्व बन जाएगा। फिर वो व्यक्तित्व टूटा हुआ है, और जिसका व्यक्तित्व टूट गया है उसके पास एनर्जी नहीं रहती है जी। और ध्यान में जाने के लिए कोई भी दो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है, एक संकल्प और एक ऊर्जा। ये दो चीज़ जिसके पास नहीं है उसको इधर से निकल जाना चाहिए, ध्यान करना ही नहीं चाहिए, वो झंझट में ही नहीं पड़ना चाहिए जी। और जब तक संकल्प और ऊर्जा नहीं है वहाँ तक ध्यान नहीं हो सकता है। और संकल्प और ऊर्जा सिंगल आदमी कर सकता है, क्लस्टर नहीं कर सकता है। एक मेरे अंदर 10 आदमी हो तो 10 आदमी कैसे संकल्प करेंगे, वो अलग अलग करेंगे जी। और पूरा एनर्जी भी डिवाइड हो जाएगा। तो जो व्यक्ति सिंगल इंडिविजुअल आई नहीं बनाए वहाँ तक वो व्यक्ति ध्यान में सक्सेस नहीं हो सकता, और सब लोग उधर आके रुक जाता है। क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल आई बनने के लिए व्यक्ति को इनसिक्योरिटी में उतरना पड़ता है, और इनसिक्योरिटी में लोग उतरने के लिए डरते हैं। होते हैं जो नए लोग ध्यान की प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो ओशो की चूँकि अब तो जो बहुत सारे पुराने लोग थे वो तो शायद हम लोगों से अब मिलेंगे नहीं, या फिर या विदा हो चुके या कहीं विलीन हो चुके, जिनको जो ध्यान में उतर गए गहरे। जो लोग हैं भी उन्होंने बहुत सारे कंडीशंस लगाई हुई हैं, जैसे कि मैंडेटरी है माला, या कपड़े पहनना, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ऐसा करोगे तो और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसको आप कितना मानते हैं कि अगर हम ध्यान करते हैं और ये जो बाह्य चीज़ें हैं, जैसा अभी आपने एसेंस और एथेंस की बात की थी, तो कैसे हम अपने आप को बैलेंस करें, कैसे हम क्या चीज़ मान के ध्यान को करें कि हम जो है अच्छे रास्ते पर जाएं? कपड़ा और माला पहनने का जहाँ तक सवाल है, वहाँ तक ओशो थे, वहाँ तक पहनने की अलग बात थी, क्योंकि वो टाइम पहनना डेंजर था और वो टाइम अगर किसी ने पहना तो उसकी इफ़ेक्ट थी जी। अभी तो कॉमन हो गया, अभी तो लोग ऐसे भी पहनते हैं माला, तो उसका कोई अभी कुछ उसका इम्पोर्टेंस मेरे हिसाब से नहीं रहा जी। और कपड़ा और माला से कदाच शायद किसी को फ़ायदा भी होता होगा, लेकिन मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो कोई ऐसा फ़ायदा दिखता नहीं है कि कोई भी कपड़े में आप रहो। लेकिन ओशो के टाइम अलग था, क्योंकि ओशो के टाइम में वो पागलपन गिना जाता था समाज में, और वो पागलपन का सामना करके भी एक संकल्प करना वो एक अलग बात थी। बाकी आज कोई बोले कि माला कपड़ा पहनो तो उसका मुझे तो कोई इम्पोर्टेंस दिखता नहीं है। ठीक है, मौज में है अपने तो पहने, न पहने एक ही बात है। लेकिन वो टाइम एक अलग बात थी। वो टाइम मुझे याद है कि भाई हम लोग माला कपड़ा पहन के इनकम टैक्स ऑफिस में भी जाते थे, गवर्नमेंट ऑफिस में भी जाते थे। इवन मैं तो पढ़ाता था कॉलेज में, तो उधर भी पहन के गया था। तो वो टाइम घड़ा में काफ़ी प्रॉब्लम खड़े होते थे जी। और वो प्रॉब्लम को सहन करना ही एक साधना थी। लेकिन अभी वो साधना तो निकल गई।
अभी उसका कुछ मतलब ही नहीं रहा। जो अभी हाल फिलहाल में ओशो के सन्यासियों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, जो ओशो पुणे आश्रम है और जो उसको चलाने वाले जो लोग हैं और जो और लोग हैं, जो 2-3 ग्रुप अलग अलग हैं। आपकी निजी ओपिनियन है, हालांकि ये तो और कॉमन चीज़ नहीं हो सकती, तो निजी ओपिनियन में आपके ओशो का जो स्थान है उसको क्या कॉमन करके छोड़ देना चाहिए या जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने देना चाहिए? ये तो थोड़ा मुश्किल सवाल है, अलग अलग ओपिनियन है। मेरे हिसाब से तो एक सत्ता की मारामारी है, दूसरा ये भी है कि जो लोग के पास सत्ता है वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, और नया लोग जो सत्ता पे आके क्लेम करते हैं कि हम लोग ज़्यादा अच्छा कर देंगे, तो वो लोग को भी चांस दे या ना दे। लेकिन ये जो है इसको और ध्यान को कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ध्यान टोटली इंडिविजुअल बात है। हर एक व्यक्ति के लिए ध्यान टोटली इंडिविजुअल है, समूह के साथ उसका बहुत जुड़ना ज़रूरी नहीं है। फिर भी अभी ये तो संसार है, सब अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कैसे आश्रम चले। अभी हर एक का अपना अपना ओपिनियन रहता है, कई लोग बोलते हैं इस तरह चलाना चाहिए, कई लोग बोलते हैं इस तरह चलाना चाहिए। आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ और क्या अनुभव हुआ, अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? और नए लोग जो जुड़ते हैं उनको कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं रखनी, हालांकि लेकिन फिर भी आपका जो निजी अनुभव है उनमें नए लोगों के लिए सावधानियां क्या बताएंगे, और आपका जीवन कितना रूपांतरित हुआ है? मेरा जीवन में रूपांतरण में ऐसा हुआ है कि मैं भी एकदम आनंद में जीने लगा हूँ। जो पहले काफ़ी कन्फ्यूज़न में, काफ़ी कॉम्प्लेक्स में और काफ़ी संघर्ष में जीता था, उसके बदले एक समझ आ गया कि इसी तरह जीने का कोई ज़रूर नहीं है, ऐसे ही लाइफ बहता है, ऐसा बहने देने का, और कोई संघर्ष की इसकी उसकी ज़रूर नहीं है। फिर भी एट द सेम टाइम कोई ऐसा नहीं कि मेरे में कोई चमत्कार हो गया है। मेरा पहले भी टीचिंग का प्रोफेशन था और मेरा टीचिंग का एप्टीट्यूड है, इसलिए, और मुझे शौक़ भी है, इसलिए मैं शिविर लेता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, समझाता हूँ। बाकी उससे कुछ मुझे ऐसा कुछ फ़ायदा होता है, ऐसा है कि जब भी मैं शिविर लेता हूँ लोगों के साथ, मुझे भी ध्यान करने का मौका मिलता है। बाकी तो ओशो की वजह से लाइफ एकदम सरल हो गया, ध्यान की वजह से सरल हो गया, और बाकी तो ऐसा कोई उसके पीछे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई मिल गया है। कि नए लोगों को क्या आप बताना चाहेंगे कि अगर जो नया आदमी आता है ओशो के संपर्क में या ध्यान करने के लिए, तो उसको क्या सावधानी रखनी चाहिए? नया आदमी को तो खाली ध्यान में ही रस लेना चाहिए, और उसमें 2 चीज़ होती है, एक तो नॉलेज और बीइंग। नॉलेज का मतलब ऐसा होता है कि एक इन्फॉर्मेशन, और बीइंग का मतलब होता है ध्यान। तो नए लोगों को दोनों साथ में करना चाहिए, ओशो को भी पढ़ना चाहिए और ध्यान भी करना चाहिए। कोई व्यक्ति अलग अकेला ध्यान ही करता रहेगा और ओशो को पढ़ेगा नहीं, ओशो या कृष्णमूर्ति या गुरुदेव को, तो वो व्यक्ति ध्यान में तो उसको मज़ा आएगा, लेकिन वो व्यक्ति एक्चुअल प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। या कोई व्यक्ति पढ़ता ही जाए ओशो को या दूसरे एनलाइटन लोगों को, लेकिन ध्यान न करे, तो वो व्यक्ति भी रुक जाएगा, उसका भी प्रोग्रेस नहीं होएगा। इसलिए नॉलेज और बीइंग दोनों पैरेलल बढ़े तो ही उसका फ़ायदा हो सकता है। तो नए व्यक्ति को खास ध्यान में रखना चाहिए कि साथ में पढ़ना भी चाहिए और ध्यान भी करना चाहिए। इसलिए तो ओशो रोज़ लेक्चर देते थे और रोज़ ध्यान कराते थे, नहीं तो क्या ज़रूरत थी। जो बताते थे सत्य, वो तो बहुत सिंपल है, 2 लाइन में भी सत्य क्या है कोई भी बता सकता है, सबको पता है। लेकिन फिर भी वो नॉलेज ज़रूरी था, और साथ में ध्यान कराते थे। तो दोनों पैरेलल चले, तभी प्रयास करे पैरेलली, तो ही व्यक्ति का में प्रोग्रेस हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी बातचीत करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे जो ओशो फॉलोअर्स हैं, एक्चुअली हमारा एक ग्रुप भी है स्वामी जी, फेसबुक पे पेज भी है, तो उस पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन मांगते रहते हैं अक्सर समय समय पे। तो मैंने सोचा कि आज अच्छा मौका है कि स्वामी जितेंद्र भारती जी हमारे साथ हैं, और बहुत पुराने सन्यासी, और हम लोगों का ये अहोभाग्य है कि हम स्वामी जी के सानिध्य, आज स्वयं स्वामी जी चल के दर्शन देने आए हैं, तो हम लोगों का बहुत अहोभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर मिले इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इस तरह से हम आप सभी लोगों के लिए नई नई जानकारियाँ लाते रहेंगे, और कुछ अनुभव जो हमसे हो सकेगा, जो भगवान श्री रजनीश के लिए हम कर सकते हैं, वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करिए।